आज पढ़ेंगे अप्रगामी तरंग के बारे में। अप्रगामी तरंग, फिर उसके पश्चात अप्रगामी तरंग की गणितीय व्याख्या। जब समान आयाम तथा समान आवर्ती की दो प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। अर्थात जब समान आयाम तथा समान आवर्ती की दो प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। यहाँ पर बद्ध माध्यम से तात्पर्य है, बद्ध माध्यम उस माध्यम को कहेंगे जिसकी एक निश्चित परिसीमा होती है। अप्रगामी तरंग में माध्यम छोटे छोटे खंड में बंट जाता है। प्रत्येक खंड कंपन करता है। अप्रगामी तरंग में माध्यम में कुछ बिंदुओं पर विस्थापन शून्य होता है, उसे निष्पन्न कहते हैं, और कुछ बिंदुओं पर विस्थापन अधिकतम होता है, उसे प्रस्पंद कहा जाता है। जैसे इस परिसीमाओं या ऐसा कहें इस बद्ध माध्यम में कोई एक तरंग इस प्रकार से यह प्रगामी तरंग गति करते हुए आगे बढ़ रही है। यह तरंग इस सीमा में यहाँ पर आकर के टकराई। इस दृढ़ सिरे से टक्कर के पश्चात यह तरंग यहाँ से परावर्तित हो जाती है और इस प्रकार से यह वापस जाती है तथा उस माध्यम में ये आपतित और यह परावर्तित दोनों तरंगें मिलती हैं। ये आने वाली तरंग है या इसको हम आपतित तरंग काली है, और यहाँ से दृढ़ सीमा से टकरा करके जब ये वापस लौटती है, ये इसकी दिशा इस तरीके से है, इसको हम कहेंगे परावर्तित तरंग। ये ऐसे गई। तो यह दोनों तरंगें अर्थात दो तरंग हो गई, एक आपतित और एक परावर्तित तरंग, तो समान आयाम और समान आवर्ती की दो प्रगामी तरंगें हैं। बद्ध माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा पर गतिमान है परंतु उनकी दिशा विपरीत है। एक की दिशा इधर है और फिर दूसरे की दिशा इस तरफ विपरीत दिशा में है एक दूसरे के। इनका अध्यारोपण हुआ, इस अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तरंग बनती है वह तरंग कहलाई अप्रगामी तरंग। यह तरंग किसी भी दिशा में, प्रगामी तरंग आगे बढ़ती है किंतु अप्रगामी तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रह करके फैलती और सिकुड़ती रहती है। अप्रगामी तरंग में ये जो माध्यम है यह छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है। कुछ स्थान पर विस्थापन शून्य
शून्य होता है। जैसे यहाँ पर विस्थापन शून्य है, इस स्थान पर शून्य है, यहाँ पे, तो ऐसे भाग को या इन स्थान को नोड कहा जाता है। कुछ स्थान पर विस्थापन शून्य होता है, उन्हें नोड या निष्पंद कहते हैं। कुछ बिंदुओं पर या कुछ स्थान बिंदुओं पर विस्थापन अधिकतम होता है, उसे एंटीनोड या प्रस्पंद कहते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ पर आयाम अधिक है, यहाँ पर विस्थापन अधिक है, ये प्रस्पंद हो गया, ये प्रस्पंद, ये प्रस्पंद, प्रस्पंद 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 अर्थात एंटीनोड। और जहाँ पर विस्थापन शून्य है, जैसे ये भाग, यह भाग, यह भाग, उनको हम क्या कहेंगे? वह भाग हो गए निष्पंद अर्थात नोड। इस स्थान पर भी शून्य है, यहाँ पर भी नोड बनेगा, यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर भी, यानी बद्ध माध्यम में किनारों पर नोड। तो यह नोड हो गया, यहाँ पर नोड हो गया, और ये एंटीनोड। दो नोडों के बीच की दूरी देखते हैं, जैसे ये यहाँ पर और इस नोड, दो नोड के बीच की दूरी देखें तो वह दूरी एक तरंगदैर्घ्य के आधा के बराबर है, अर्थात λ/2। इसी तरीके से अगर दो एंटीनोड की बात करें या दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी, तो वह दूरी भी λ/2 के बराबर है। अप्रगामी तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग और अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग जैसे सितार, वायलिन, गिटार, इनकी जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंग इसको बजाना जो ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही है, वे कैसी हैं? सितार, वायलिन, गिटार, इकतारा आदि अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनाती हैं, तथा बांसुरी, बिगुल, सीटी आदि के वायु स्तंभ में अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग बनती है। अप्रगामी तरंग के लिए प्रतिबंध यह है कि इन तरंगों का निर्माण केवल बद्ध माध्यम में संभव है। इन तरंगों का निर्माण केवल बद्ध माध्यम में संभव है, और इन्हें अप्रगामी तरंगों का निर्माण बद्ध माध्यम में संभव है। और दूसरा, प्रगामी तरंग किसी परिसीमा से परावर्तित होकर, प्रगामी तरंग किसी परिसीमा से परावर्तित होकर के आपतित तरंग के साथ अध्यारोपित हो। कौन? प्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग बनने के लिए प्रतिबंध क्या है? दूसरा, कि प्रगामी तरंग किसी परिसीमा से परावर्तित होकर, जैसे ये प्रगामी तरंग इस परिसीमा से परावर्तित होकर और आपतित तरंग के साथ अध्यारोपित हुई, तो बन गया अप्रगामी तरंग। अर्थात अप्रगामी तरंग के लिए दो प्रतिबंध, इनका निर्माण केवल बद्ध माध्यम में ही संभव है, और दूसरा, प्रगामी तरंग किसी परिसीमा से परावर्तित होकर आपतित तरंग के साथ अध्यारोपित हो। तो यह था अप्रगामी तरंग, जिसमें कि जब समान आयाम और आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि अपने ही स्थान पर रह करके फैलती और सिकुड़ती रहती है। अप्रगामी तरंग में माध्यम छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है। अप्रगामी तरंग में माध्यम में कुछ बिंदुओं पर विस्थापन शून्य होता है, जिसे नोड या निष्पंद कहते हैं। कुछ बिंदुओं पर विस्थापन अधिकतम होता है, उन्हें प्रस्पंद या एंटीनोड कहते हैं। आगे हम देखते हैं अप्रगामी तरंग की गणितीय व्याख्या, जब परावर्तन दृढ़ परिसीमा से होता है। अर्थात जब कोई प्रगामी तरंग किसी दृढ़ सीमा या मुक्त सीमा से परावर्तित होता है, तो आपतित एवं परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। अप्रगामी तरंग के बारे में यह बताया गया था कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी दृढ़ सीमा या मुक्त सीमा से परावर्तित होता है, तब आपतित और परावर्तित तरंगों
के अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं, जब परावर्तन दृढ़ परिसीमा से होता है, जब परावर्तन दृढ़ परिसीमा से होता है, इसका अर्थ यह है कि जब कोई प्रगामी तरंग आगे बढ़ रही है, वह प्रगामी तरंग किसी दृढ़ परिसीमा से परावर्तित होती है, तो उस स्थिति में आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण से अप्रगामी तरंग बनती है। इसमें जब कोई प्रगामी तरंग किसी दृढ़ परिसीमा से परावर्तित होती है तो उसमें पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब कोई प्रगामी तरंग दृढ़ परिसीमा से परावर्तित होती है तो उसमें पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। मान लो एक्स अक्ष की धन दिशा में, माना एक्स अक्ष की धन दिशा में चलने वाली एक तरंग दृढ़ सीमा पर आपतित होती है। इस तरंग का समीकरण ले लेते हैं हम y1। ये y1 क्या है? उस तरंग के लिए समीकरण लिख रहे हैं। वह तरंग x अक्ष की धन दिशा में दृढ़ सीमा पर आपतित हो रही है, उसका मान है y = a sin 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू VT - x। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, अर्थात y1 = a sin 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू VT - x। समीकरण 1, यह तरंग दृढ़ सीमा पर आपतित हुई। यहां पर a तरंग का आयाम है, v तरंग की चाल है, और a आयाम v तरंग की चाल है तथा लेम्डा तरंग दैर्घ्य है। परिसीमा से टकराने के पश्चात, जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रगामी तरंग आगे जाती है और किसी परिसीमा से टक्कर के पश्चात वह परावर्तित जब होती है, तो वही स्थिति यहाँ पर परिसीमा से टकराने के पश्चात यह तरंग x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में परावर्तित हो जाती है। तब परावर्तित तरंग के समीकरण को हम y2 से दर्शाएं यदि, तो y2 = हो जाएगा -a sin 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू VT + x। समीकरण नंबर 2, y2 = -a sin 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू VT + x। यह समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 कौन सी तरंग है? आपतित। यह एक तरंग है, यह तरंग जो है दृढ़ सीमा पर आपतित हुई, वहां से टकरा करके परावर्तित जब होती है, तब परावर्तित तरंग का समीकरण हो जाता है -a sin 2 पाई अपॉन लेम्डा VT + x। अब ये दोनों तरंगें, अर्थात आपतित और परावर्तित, अर्थात ऐसे कहेंगे जब विपरीत दिशा में चलने वाली दोनों तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से पहली तरंग, दोनों तरंगें मतलब कौन कौन सी? पहली y1 और दूसरी y2, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दृढ़ सीमा की ओर है और ये टकरा करके विपरीत, तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप जो है अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। तो उस अप्रगामी तरंग का मान, या ऐसा कहें कि परिणामी तरंग का मान y बराबर हो जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से y1 + y2, या y1 का मान रख लेंगे तो a sin 2 पाई अपॉन लेम्डा VT - x प्लस, यहाँ पे प्लस लेंगे लेकिन ये माइनस चिन्ह होने के कारण ये माइनस हो जाएगा, यहाँ -a sin 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू
वी टी प्लस एक्स। अब इस व्यंजक को और हल करेंगे। ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू वी टी प्लस एक्स। y का मान प्राप्त हुआ हमको a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी प्लस एक्स। सूत्र साइन c माइनस साइन d, गणितीय सूत्र साइन c माइनस साइन d से 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। इस सूत्र का प्रयोग यहां पर हम करेंगे। गणितीय सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र है साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। इस सूत्र का यहां पर प्रयोग करते हैं तो हमको जो मान प्राप्त होता है वो आता है y इक्वल टू a 2 कॉस हो गया c प्लस डी अपॉन 2, इसके लिए क्या आ जाएगा 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा साइन माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ये देखिए a, और इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे आएगा 2 तो 2 लिख लिए, कॉस आ गया c प्लस डी, c से तात्पर्य ये वाला पद आ जाएगा और d के साथ तात्पर्य ये, तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन लेमडा दोनों में है तो इसलिए बाहर आ गया 2 पाई अपॉन लेमडा। अब यहाँ बचा वी टी माइनस एक्स और प्लस वी टी प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वी टी 2 वी टी हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा इंटू ये साइन c माइनस डी, तो c के रूप में ये माइनस d के रूप में ये पद, तो यहाँ पर आ जाएगा vt माइनस वी टी कैंसिल हो जाएगा और x और यहाँ पे फिर माइनस एक्स बराबर माइनस 2x, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या साइन माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। तो हमको जो समीकरण प्राप्त हुआ इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 क्या प्राप्त हुआ? y इक्वल टू आया a इंटू 2 कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा साइन ब्रैकेट में माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। अगले समीकरण को और इसको और सॉल्व कर ले, फिर समीकरण नंबर लेंगे। इसमें माइनस 2a, ये a और ये 2 को बाहर ले लिए माइनस के साथ में, माइनस 2a कॉस 2 पाई वी टी, सॉरी माइनस 2a साइन वाले पद को लेंगे, इसको नहीं, इस पद को साइन 2 पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा। यह इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या कहेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 के अध्यारोपण के फलस्वरूप ये समीकरण 3 यानी परिणामी जो तरंग है उसका समीकरण है y इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा। यहां पर इस पद को एक नियतांक के बराबर ले लेते हैं, y इक्वल टू r cos 2 पाई वी टी, r cos 2 पाई वी टी, जहां r बराबर माइनस 2a साइन 2 पाई
एक्स अपॉन लिम्डा आर इक्वल टू माइनस 2a आर इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। फाइनल समीकरण हम कहने लेंगे ये कि y1 और y2 तरंगें मिल करके तरंग y देती हैं, जहां पर तरंग y जो है या समीकरण नंबर 4 अप्रगामी तरंग का समीकरण है, जहां पर r जो है वह आयाम है। r का मान बराबर माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा है। तो जब परावर्तन दृढ़ परिसीमा से होता है तो उसके लिए हम व्यंजक देख रहे थे कि दो तरंग के अध्यारोपण से, दो तरंग जिसमें कि एक आपतित है और दूसरी परावर्तित तरंग है, इनका अध्यारोपण हुआ। इसके फलस्वरूप y1 और y2, y1 बराबर a साइन 2 पाई अपन लेमडा वी टी माइनस एक्स, y2 बराबर माइनस a साइन 2 पाई अपन लेमडा वी टी प्लस एक्स। ये आपतित तरंग है और ये परावर्तित। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है, यह माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? इसका अर्थ यह है कि परावर्तित होने पर पाई का कलांतर आ जाता है, तो ये कलांतर को दर्शा रहा है। y इक्वल टू y1 प्लस y2 a साइन 2 पाई अपन लेमडा, a साइन 2 पाई अपन लेमडा वी टी माइनस एक्स पहली तरंग, दूसरी तरंग भी इसमें ऋण चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा, तो a साइन 2 पाई अपन लेमडा वी टी प्लस एक्स। इस समीकरण में से a को बाहर ले लिए तो a साइन 2 पाई अपन लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई अपन लेमडा वी टी प्लस एक्स। सूत्र साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 का प्रयोग करने पर y का मान, इस तरंग का मान इस सूत्र से और सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू प्राप्त हो जाता है a 2 cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा साइन ब्रैकेट में माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, या ऐसा कहें y इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा। इसमें इस पद का मान यानी कि माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा को एक r के बराबर रख लेते हैं आयाम, तो व्यंजक प्राप्त हो जाता है y इक्वल टू आर कॉस 2 पाई वी टी। ये इस पूरे के बदले में, इतने के बदले में यदि r रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा r कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा। ध्यान देंगे समीकरण नंबर 4 में यहाँ पर इस जगह पे लेमडा रहेगा। परिणामी मान y बराबर r cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा, समीकरण नंबर 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर y इक्वल टू आर कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा, जहाँ पर r बराबर माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। यह अप्रगामी तरंग का समीकरण है। अब इसमें यदि r बराबर स्थिति फर्स्ट, यदि r बराबर शून्य, आयाम या विस्थापन शून्य है, तब r का मान शून्य अर्थात साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का मान शून्य अर्थात 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का मान बराबर n पाई होगा। इसका मान n पाई होगा, जहां पर n बराबर 0 1 2 3 आदि। तब x बराबर क्या आ जाएगा? ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा n लेमडा अपॉन 2, n लेमडा अपॉन 2 अर्थात x बराबर 0 लेमडा अपॉन 2 लेमडा 3 लेमडा अपॉन 2 आदि बिंदुओं पर क्या होता है? इन बिंदुओं पर r का मान शून्य होता है, होगा। कब?
यदि स्थिति ऐसी है तो इन स्थितियों पर शून्य होगा, मतलब क्या, इन स्थितियों पर निष्पन्द प्राप्त होगा, नोड बनेगा, आयाम शून्य रहेगा। स्थिति दूसरी, यदि r का मान अधिक है, r बराबर अधिक है, मतलब साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का मान बराबर 1 या 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का मान कब होगा, क्या रखेंगे कि साइन का या साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का पूरा मान 1 आ जाएगा, तो 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का मान हम रखते हैं 2n-1 इंटू पाई बाई 2। इस व्यंजक में ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2n-1 लेमडा इंटू लेमडा अपॉन 4, 2n-1 x इक्वल हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा अपॉन 4, अर्थात x बराबर क्या क्या मान, x बराबर लेमडा अपन 4 एक रखते हैं, n बराबर तो 2 रखते हैं, तो 3 लेमडा अपन 4, 5 लेमडा अपन 4 आदि इस रूप में, अर्थात x बराबर लेमडा अपन 4, 3 लेमडा अपन 4, 5 लेमडा अपन 4, इन सभी बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है, अर्थात इन बिंदुओं पर प्रश्नबंध बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा निष्पन्द, इन बिंदुओं पर बनता है प्रश्नबंध। तो दो स्थितियां हमको प्राप्त हो रही हैं, इन स्थितियों पर यह मान आता है कि यदि r बराबर 0 है, अर्थात आयाम 0 है, तो यह कब शून्य होगा, इसका मान शून्य तब होगा जब साइन 2 पाई एक्स अपन लेमडा का मान शून्य होगा, अर्थात साइन 2 पाई एक्स अपन लेमडा का मान 0 होगा, और इसका मान 0 तब होगा जब 2 पाई एक्स अपन लेमडा का मान n पाई के बराबरी हुआ हो, जहाँ पर n बराबर 0, 1, 2, 3 इस प्रकार रखेंगे, या x बराबर n लेमडा अपॉन 2 हो, या x का मान बराबर 0, लेमडा बाई 2, लेमडा 3 लेमडा बाई 2 आदि बिंदुओं पर आयाम शून्य होता है। इन बिंदुओं पर आयाम शून्य होता है, अर्थात निष्पन्द बनता है। दो निकटवर्ती निष्पंदों के बीच की दूरी, इनके बीच की, फिर इनके लेमडा बाई 2 होती है। तो इस स्थिति में निष्पन्द बन रहा है। और यदि r का मान अधिकतम है, r का मान अधिकतम है, तब साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा बराबर साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा बराबर 1, या 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू 2n-1, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई बाई 2, या इसको और सॉल्व कर लें तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू बच जाएगा 2n-1 इंटू ये लेमडा इधर चला जाएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 2n-1 इंटू लेमडा अपन 4, x का मान, इसमें हम यदि n बराबर 1, 2, 3, 4 रखें तो हमको क्या प्राप्त होता है, लेमडा अपन 4, 3 लेमडा अपन 4, 5 लेमडा अपन 4, इस प्रकार से। फलस्वरूप इन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है, अर्थात एंटी नोड बनता है, अर्थात प्रश्नबंध। दो निकटवर्ती प्रश्नबंधों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी या इसके बीच की दूरी, दो निकटवर्ती प्रश्नबंधों की बीच की दूरी वह होती है लेमडा बाई 2। आगे हम इसी में देखते हैं y का मान अधिकतम कब होगा। तीसरी स्थिति, y का मान अधिकतम होगा
यदि ये बदलेंगे cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा इक्वल टू 1, y का मान अधिकतम तब होगा जब cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा इक्वल टू 1 होगा, अर्थात 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा इक्वल टू n पाई हो, या ये पाई कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा n लेमडा अपॉन 2v, n लेमडा अपॉन 2v, या ऐसा कहें n t अपॉन 2, 1 अपॉन 2 n t कहेंगे, जहाँ पे n बराबर 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 इस रूप में, तो आ जाएगा t का मान 0, 1 रखेंगे तो t अपॉन 2, t 3t अपॉन 2 इस रूप में, अर्थात t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t बाई 2, t 3t बाई 2, इन स्थितियों पर y का मान अधिकतम होता है। क्या बोला गया? y का मान अधिकतम होगा यदि cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मान 1 कब होगा? जब 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा का मान n पाई होगा। इसका मान n पाई होने के लिए t बराबर n लेमडा अपॉन 2v हो, ये व्यंजक को हल करेंगे तो, और लेमडा अपॉन v बराबर ये आएगा t। तो ये क्योंकि v अपॉन लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, इसलिए लेमडा अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा t, तो यहाँ पे t रख दिए, तो n t अपॉन 2, या ऐसा कर लें कि 1 अपॉन 2 n t, ये जिसमें n बराबर 0 से 1 2 3 4 आगे रखते हैं संख्याएं मान, तो इसका मान आ जाएगा t बराबर 0, t बाई 2, t 3, t बाई 2 आदि। इन स्थिति में y का मान अधिकतम होता है। अगली स्थिति देखते हैं, y का मान न्यूनतम होगा। स्थिति 4, y का मान न्यूनतम होने का अर्थ है cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा का मान 0, अर्थात 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा, इसका मान 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। y का मान न्यूनतम होने का अर्थ है कि cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा का मान 0 हो, या 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा का मान 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। और सॉल्व कर लें इसको, तो t इक्वल टू यहाँ से पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1, ये लेमडा यहाँ चला जाएगा, v नीचे आ जाएगा, 4v, 2n माइनस 1 इंटू लेमडा अपॉन 4v, या ऐसा कर लें 2n माइनस 1 इंटू t अपन 4, 2n माइनस 1 इंटू t अपन 4, या t बराबर n बराबर इसमें 1 2 3 4 ले लेंगे तो 1 लेते हैं तो t अपन 4, 3t अपन 4, 5t अपन 4, क्रमशः इस रूप में t अपन 4, 3t अपन 4, 5t अपन 4 आदि होने पर y का मान 0 होगा। तो इस प्रकार हम अभी जब परावर्तन दृढ़ परिसीमा से होता है तो उस स्थिति में अप्रगामी तरंग में किन किन समय पर, या ऐसा कहें किन किन स्थितियों पर आयाम का मान अधिक होगा और आयाम का मान कम होगा, अर्थात कहाँ पर हमको नोड, कहाँ पर एंटी नोड मिलता है और कहाँ पर नोड। इसमें हम अभी बताए थे कि अप्रगामी तरंग में ये तरंग जब चलती है इस तरीके से, कोई तरंगें चलती हैं, वह तरंग दृढ़ सीमा से जब टकराती है, टकरा करके फिर वो वापस आती है, ये जाने वाली तरंग हो गई, ये तरंग इस तरीके से जा रही है, यहाँ पर टकरा करके जब ये वापस आती है इधर, परावर्तित होती है, परावर्तित तरंग, तो
इन आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंग बनती है। ये अपने एक ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है, किंतु आगे नहीं बढ़ती। कुछ बिंदुओं पर विस्थापन शून्य होता है, जैसे यहाँ पर शून्य है, तो ये स्थान क्या कहलाया? यह स्थान कहलाया नोड। ये नोड है, यहाँ पर नोड है। कुछ स्थान पर अधिक होता है विस्थापन का मान, उसको हम कहते हैं एंटी नोड। ये आ जाएगा यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। यानी जहाँ जहाँ पर विस्थापन का मान शून्य है, जिन बिंदुओं पर विस्थापन शून्य होता है उसे नोड अर्थात निष्पन्द कहते हैं, और जहाँ पर विस्थापन अधिक होता है उसे एंटी नोड अर्थात प्रस्पंद कहते हैं। तो निष्पन्द अर्थात नोड इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पर उन स्थानों पर जहाँ पर विस्थापन शून्य हुआ वहाँ पर निष्पन्द नोड प्राप्त हुआ। जहाँ पर विस्थापन अधिकतम है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, उन स्थानों को हम कहते हैं प्रस्पंद अर्थात एंटी नोड। किन्हीं भी दो नोड या एंटी नोड की जो बीच की दूरी, दो निकटवर्ती निष्पंदों के बीच की दूरी या दो निकटवर्ती प्रस्पंदों के बीच की दूरी हमने गणितीय व्यंजक के आधार पर देखा, λ/2 प्राप्त हुआ। धन्यवाद।